आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ क्लास 10th में टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और उस टॉपिक में हमने एक क्लास की है और उस एक क्लास में हमने किन किन शेप्स, किन किन फिगर्स के बारे में हमको बात करनी है, किन किन आकृतियों के आयतन और सरफेस एरियाज हमको निकालने हैं, उन पर हमने बात की थी। उनके जितने फॉर्मूले थे, जितने सूत्र थे, उन पर हमने बात की थी। वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं इस विषय पे हमने बात की थी। मतलब कुल मिलाकर सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले वगैरह हमने पहली क्लास में कर लिए थे। अब आज की क्लास में हमें सवाल शुरू करने हैं, क्वेश्चन शुरू करने हैं। जितने फॉर्मूले हमने पिछले क्लास में समझे थे उनको याद किया होगा आप सभी ने। उन सूत्रों को यूज करते हुए, उन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम आज की क्लास में सवालों को लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से उन सूत्रों का प्रयोग सवालों पर किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए, समझिए और लगाने की कोशिश करिए। सवाल कह रहा था एजेस ऑफ टू क्यूब्स ईच ऑफ विच हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टुगेदर, सो फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। यानी कहने का मतलब कहा गया दो घन हैं, दो क्यूब हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। दो क्यूब हैं आपके पास, दो घन हैं, दो क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि दोनों सेम है बिल्कुल। एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे वाले का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है। उन दोनों वॉल्यूम्स को आपस में जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया गया, ऐड नहीं, ज्वाइन कर दिया गया। एक क्यूब को दूसरे क्यूब में ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। तो जब एक घन में दूसरा घन मिलेगा तो अब जो मिलकर आकृति बनेगी वो घनाभ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, क्यूबॉइड बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। भाई एक क्यूब की कुछ साइड है और दूसरे क्यूब की कुछ साइड है, जब दोनों मिलेंगी तो अब ये ऊपर वाली साइड तो डबल हो जाएगी, नीचे वाली भी डबल हो जाएगी, लेकिन जो साइड वाली और इधर वाली रहेंगी वो तो उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी। डायमेंशंस बदल गए और जब डायमेंशंस बदल गए तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। जो घनाभ बन के तैयार हुआ, जो क्यूबॉइड बन के तैयार हुआ, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक, बहुत आसान सी चीज है। एक क्यूब ये था, एक उतना ही बड़ा क्यूब ये था, इन दोनों को ऐड कर दिया गया आपस में, तो क्या बन गया, ये बन के तैयार हो गया। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, क्यूबॉइड बना देंगे। ठीक, इस क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक, और इस पूरे का आपको वॉल्यूम निकालना है और इस पूरे का आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है। घन है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू दे रखी 64, यहाँ से इसकी भुजा निकल आएगी, फिर इसकी भुजा निकल आएगी। दोनों को जोड़ के जब नया क्यूबॉइड बनाएंगे तो इसकी भुजा प्लस इसकी भुजा जुड़ जाएगी। भाई ये जो भी साइड होगी और ये जो भी साइड होगी, ये टोटल साइड जो होगी वो इसका सम होगी।
बाकी सारी साइड्स वैसी की वैसी रहेंगी। फिर हम आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कुछ है नहीं सॉल्यूशन में ज़्यादा। क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन लिखिए, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। 64 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहां से भुजा कितनी आ जाएगी, और भुजा को आप कह देंगे स्मॉल ए, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। लिखेंगे जब दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाएगा तो उसकी लंबाई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी बराबर, देखिए चौड़ाई में कोई फर्क आएगा, एक घन और एक घन मिला दिए गए तो लंबाई आपकी बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई तो उतनी ही रही भाई, ये इसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा। तो चौड़ाई आपकी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक घन और उसके बगल में दूसरा रख दिया गया तो ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है तो आयतन निकाल सकते हैं आप, इसलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है LBH। L का मतलब है 8 × 4 × 4, 4 चक्कू 16, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर की। ठीक, घनाभ का आयतन आ गया। अब आयतन तो आप ऐसे ओरली भी निकाल सकते थे। एक घन को दूसरे घन में जब जोड़ा गया और उनका अलग अलग जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर है, तो एक के अंदर जगह 64 है, दूसरे के अंदर जगह 64 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 64 128 हो जाएगी जगह। तो ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया भी आपको निकालना है तो उसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ता, तो इसलिए आपने कर लिया। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। टू इंटू LB का मतलब 8 × 4, BH का मतलब 4 × 4, और HL का मतलब 4 × 8। ये 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये फिर से 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 32 और 32, और 64 में 10 जुड़ेगा तो 74, और 74 में 6 जुड़ेगा तो 80, और 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। दोनों चीजें आपको मिल गई, एक तो आपको आयतन मिल गया और दूसरा आपको सरफेस एरिया मिल गया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ मिल गया। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अगर आप बिना घनाभ का फॉर्मूला यूज किए हुए सरफेस एरिया निकाला, देखिए वॉल्यूम तो निकल सकता था, आसान था, कुछ था ही नहीं। एक घन का आयतन 64 है, दूसरे घन का आयतन 64 है, दोनों को जोड़ देंगे
तो आयतन 128 हो जाएगा। आयतन का मतलब क्या था, बीच का स्पेस। तो एक डिब्बे में 64 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस है, दूसरे डिब्बे में 64 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो स्पेस दोगुना हो जाएगा, 64 जुड़ जाएगा सीधे सीधे। सरफेस एरिया भी निकाल सकते थे आप। 64 अगर है इसका तो 64 होने का मतलब इसकी साइड जो है वो कितनी है, 4। और अगर 4 साइड है तो इसका सरफेस एरिया अगर आप निकालना चाहें, इनको जोड़ेंगे जब आप, तो जोड़ने पर क्या होगा, ये बीच वाला जो सरफेस है ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे, एक डिब्बा बनाएंगे तो ये वाली दीवार हटा दी जाएगी। जब ये दीवार हटा दी जाएगी तो 5 दीवारें इसमें बचेंगी, 5 दीवारें इसमें बचेंगी। तो 5 और 5 10 दीवारों का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। और एक दीवार का एरिया कितना होगा, 4 भुजा है तो 4 चक्कू 16, तो 10 दीवारों का कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। जैसे आपको सुविधा हो वैसे निकालिए। सवाल तो आपको पूरा लगाना ही लगाना है, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, एकेडमिक्स है, इसमें आप स्टेप मार्किंग होगी। स्टेप अगर आप शॉर्ट करेंगे, कंपटीशन में क्या होता है, जितने कम स्टेप्स में सवाल लग जाए या स्टेप्स ना ही होता है, जितना ना ही हो और अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर स्टेप्स आप कम करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो आपके नंबर कट जाएंगे। एकेडमिक्स है ये। तो चलिए इस सवाल को आप नोट करिए, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा था, डायमीटर ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द स्फीयर इज मेल्टेड एंड अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म साइज इज मेड, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर एक ठोस धातु का गोला है, एक गोला है जो कि ठोस है, सॉलिड है, उसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कहा गया इस स्फीयर को मेल्ट किया गया, यानी कि पिघलाया गया। इस गोले को क्या कर दिया गया, गर्म करके पिघला दिया गया, गर्म करके पिघला दिया गया। पिघलने के बाद जो इसकी जो पदार्थ निकला, उस पदार्थ से क्या किया गया, एक वायर बनाया गया है, एक तार बनाया गया है, यूनिफॉर्म साइज का, मतलब एक समान, एक सरीके, बिल्कुल एक जैसा एक तार बनाया गया है। इस तार का लेंथ जो है वो 36 सेंटीमीटर यानी 36 सेंटीमीटर लंबा तार बनाया गया है। तो इस तार का डायमीटर आप बताइए कितना होगा, जो तार बनाया गया उसका व्यास बताइए कितना होगा। ये है सवाल आपका। ठीक, एक ठोस गोला है आपके पास किसी धातु का, उस ठोस गोले का व्यास आपको मालूम है, फिर उस गोले को पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद जो धातु इकट्ठा हुई, उस धातु से एक 36 सेंटीमीटर लंबा तार बनाया गया। 36 सेंटीमीटर लंबा जो तार बनाया गया है, उस तार का व्यास आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझ लीजिए। पहले जो गोला आपका पिघलाया गया है, उस पिघली हुई धातु से ही पूरा तार बनाया गया है। यानी कि गोले का जो आयतन है, आयतन का मतलब क्या होता है, उसमें यूज की गई चीज, उसके अंदर का स्पेस, उसमें प्रयोग किया गया पदार्थ जो टोटल होता है वही उसका आयतन होता है। तो जब गोले को पिघलाया गया तो पिघला कर जो पदार्थ इकट्ठा हुआ वो गोले के आयतन के बराबर ही पदार्थ इकट्ठा हुआ, और फिर उसी पदार्थ से तार बना दिया गया। तो यानी पूरे तार का जो आयतन होगा वो उस पूरे पदार्थ को एक तार में कन्वर्ट कर दिया गया। तो गोले को जब पिघलाया गया तो पदार्थ बना, यानी गोले का आयतन जो है वो पदार्थ है, और पदार्थ से तार बन गया, यानी कि पदार्थ का आयतन जो है वही तार का आयतन है। तो यानी तार का आयतन जो है वो उस गोले के आयतन के बराबर है, जिस गोले को पिघलाया गया है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि गोले को पिघला कर तार बनाया गया है, तो तार में वही पूरी धातु इस्तेमाल की गई है जो गोले को पिघलाने से मिली। यानी गोले से मिली हुई धातु जो है वो तार में लगी हुई धातु के बराबर है। गोले को पिघलाने पर जितनी धातु मिली है उसी धातु से तार बनाया गया है। यानी गोले का आयतन और पिघले हुए गोले का आयतन और बने हुए नए तार का आयतन सेम है, क्योंकि दोनों में सेम मटेरियल यूज किया, मतलब दोनों में जो मटेरियल यूज किया गया है वो बराबर, गोले वाला मटेरियल तार में यूज कर लिया गया। तो मटेरियल जब सेम है तो इसका मतलब दोनों का आयतन सेम है। तो गोले का आयतन जो है वो तार के आयतन के बराबर है। ये बात इस लैंग्वेज से निकल के आती है, इसी को हम यूज करेंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे सीधी सी बात, जैसे मिट्टी से आप बर्तन बनाते हैं, तो जब जैसे मान लीजिए मिट्टी से आपने कोई चीज़ एक शेप बनाया और फिर थोड़ी देर के बाद उस शेप को बिगाड़ कर उससे केला बना दिया,
तो क्या किया, सेब में जितनी मिट्टी थी उसी मिट्टी को तो आपने केले में यूज किया। तो सेब में जितनी मिट्टी को आपने इस्तेमाल किया था, सेब में जितनी मिट्टी का जो आयतन था, उस सेब को बिगाड़ कर जब आपने केला बनाया तो केले का आयतन तो उतना ही होगा, क्योंकि केले में मिट्टी तो उतनी ही है जितनी सेब में थी, सेब वाली ही मिट्टी आपने केले में यूज कर ली। तो कहने का मतलब एक चीज को डी शेप करके जब दूसरी बनाई जाती है, एक चीज को डी शेप करके उसकी मटेरियल को दूसरी चीज को बनाने में यूज कर लिया जाता है, तो दोनों का आयतन सेम ही होता है कि उसी का मटेरियल उसमें यूज किया गया है। तो आयतन दोनों का जब सेम है तो यही कंडीशन हम ले लेंगे, सवाल लग जाएगा। लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 चौक 36। ये गोले का आयतन हो गया V1, इक्वेशन 1। उसके बाद जो तार बनाया गया है उस तार की लंबाई आपको दे रखी है, डायमीटर आपको निकालना है। तो डायमीटर निकालना, तो त्रिज्या मान लीजिए, माना तार की त्रिज्या r है और लिखेंगे दिया है तार की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए तार का आयतन। अच्छा, तार का शेप क्या होगा? तार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बेलन होता है। महीन चाहे जितना हो, लेकिन उसका आगे का सरफेस जो होगा वो गोल ही होगा और लंबा होगा। तो तार जो है यानी बेलन का आयतन, तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। इसको V2 कह दीजिए। पाई r स्क्वायर मालूम नहीं और h का मतलब 36, इक्वेशन नंबर 2। प्रश्न क्या कह रहा है? लिखेंगे क्योंकि गोले को पिघलाकर तार बनाया गया है, इसलिए तार का आयतन जो होगा उतना ही होगा जितना गोले का आयतन होगा, क्योंकि जब गोले को पिघलाकर तार बनाया गया है तो तार में उतना ही पदार्थ है जितना गोले को पिघलाकर मिला, उसी से बना है। तो तार का आयतन कितना आया है? 36 पाई r स्क्वायर ये, और गोले का आयतन कितना आया है? 36 पाई। 36 पाई से 36 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी r इक्वल टू 1। बेलन की त्रिज्या हमको मालूम हो गई, हमको चाहिए बेलन का व्यास। लिखेंगे इसलिए बेलन का नहीं, तार का। तार का व्यास बराबर होगा 2r। 2r का मतलब 2 गुणे 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से सवाल आपका पूरा हुआ, कंप्लीट। लगा लीजिए इसको। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है अभी शुरुआत में, इसको छापिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और हम लोग अपने अगले सवाल पे चलें। ठीक है, चलिए आइए। समझ में आ रहे होंगे, सवाल आसान है।
अगर आप रेगुलर क्लासेस में बने रहेंगे तो जरूर समझ में आएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 मेटेलिक स्फेयर्स हुज रेडियाई आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑब्टेन्ड। 3 धातुई गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, प्रत्येक गोले की प्राप्त गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। 3 गोले आपको अलग अलग रेडियसेस के दे रखे हैं, रेडियाई के दे रखे हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के 3 गोले दे रखे हैं। 6 सेंटीमीटर का एक गोला है, 8 सेंटीमीटर का एक गोला है और 10 सेंटीमीटर का एक गोला है। तीनों गोलों को पिघला दिया गया, पिघलाकर उनकी धातु को इकट्ठा कर लिया गया और इकट्ठा करके एक नया बड़ा गोला बना दिया गया। उस बड़े वाले गोले की त्रिज्या निकालनी है आपको या आयतन निकालना है? बड़े वाले गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है। 3 छोटे छोटे गोलों को जब पिघलाया गया तो पिघलाकर जो टोटल मटेरियल इकट्ठा हुआ उसी मटेरियल से बड़ा वाला गोला बनाया गया है। यानी बड़े वाले गोले का जो आयतन है वो उन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। पहले गोले का आयतन मतलब पहले गोले से मिला पदार्थ प्लस दूसरे गोले से मिला पदार्थ प्लस तीसरे गोले से मिला पदार्थ और पूरे पदार्थ को जब मिला दिया गया तब बड़ा वाला गोला बना। तो तीनों गोलों का पदार्थ बराबर बड़े वाले गोले का पदार्थ, यानी तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े वाले गोले का आयतन। यही कंडीशन आप यूज करेंगे, आपको मिल जाएगी त्रिज्या। आइए सवाल पे चलते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तीन गोलों की क्रमशः त्रिज्याएं माना बड़े गोले की त्रिज्या r है। बड़े गोले का मतलब नए गोले की त्रिज्या, बड़े गोले के बजाय नया गोला ले। माना नए गोले की त्रिज्या r है, तो लिखेंगे क्योंकि तीनों को पिघलाकर नया गोला बना है, इसलिए नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योग। ये बात तो समझ में आई होगी। तीनों गोलों को पिघलाकर जो मटेरियल बना उससे टोटल नया वाला बना है, तो तीनों गोलों के आयतन निकाल लीजिए, उनको जोड़ दीजिए, टोटल मटेरियल जो बन के तैयार होगा उसी से नया गोला आपका बन गया। तो नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इन तीनों गोलों की बात की जाए तो r1 वाले का क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, फिर 4/3 पाई r2 क्यूब, फिर 4/3 पाई r3 क्यूब। फोर अपॉन 3 कॉमन मिल जाएगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब।
और ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब बराबर आ जाएगा, R1 की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा नहीं 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब लिखिए। 6 का क्यूब 6 4 216 होता है शायद, 6 4 36 और 6 3 18 3 21, ठीक। 8 ये इसका होता है 256, 8 8 64 और 8 नहीं 8 8 64 का 8 से 8 चक्को 32, 8 से 48 और 3 512 और 1 2 3 मल्टीप्लाई करिए, इनको ऐड कर दीजिए तो 1015 हो गया, 15 2 1700 हो गया, 17 और 10 और 10 20, 1720 और 6 2 8 1728 आर क्यूब। 1728 का क्यूब रूट कर लीजिए। क्यूब रूट करने के लिए आप कोई अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक हो तो उससे कर लीजिए, अदरवाइज आप फैक्टराइज करिए इसको। दो 8 16, 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 6 12, बस 6 से काट दीजिए। 6 3 18, 6 4 36, 6 4 36, 6 कम 6, ये एक बार 6 आ जाएगा इसमें का और एक बार 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी आर क्यूब जो है 1728 को आप लिख सकते हैं 12 का क्यूब, इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया, जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या आपको मिल गई आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑब्टेन्ड, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। क्लैरिटी है इस कलर में? ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जल्दी जल्दी लगाते रहिए बढ़िया शानदार क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, और मैथ्स की बहुत धुआंधार बेहतरीन तैयारी करिए आप, क्योंकि सवालों में कमी नहीं छोड़ी जा रही है आपको लगवाने में। ठीक है, आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़िए इसको और कोशिश करिए समझने की किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मेन बात है ये, कोनिकल यानी कि शंकु, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24। त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कोनिकल वेसल का मतलब एक शंक्वाकार बर्तन है, उसकी त्रिज्या 5 है और ऊंचाई उसकी 24 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा गया उसको। द वाटर इज टू बी फिल्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। अच्छा, इसी पानी को दूसरे सिलेंड्रिकल बर्तन में भरना है, यानी कि बेलनाकार बर्तन में अगर भरना है। हुज इंटरनल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अप टू व्हाट हाइट विल बी द वाटर फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल वेसल। कोई बात नहीं, एक शंक्वाकार बर्तन है आपके पास, इसमें अब इधर से भरो उधर से भरो जो भी है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है। इस शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीजें दे रखी हैं। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीजें दे रखी हैं तो इस शंक्वाकार बर्तन में टोटल कितना पानी है आप निकाल लेंगे। अगर इस शंक्वाकार बर्तन की रेडियस भी आपको मालूम है, हाइट भी आपको मालूम है, तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं, और इस शंकु का जितना आयतन होगा इसमें टोटल वाटर उतना ही होगा। भाई वॉल्यूम यानी कि आयतन का मतलब क्या होता है, अंदर कितनी जगह है, तो अंदर जितना पानी भरा है उतना ही आयतन, जितना आयतन है उतना ही पानी भरा है। तो R और H से इसका आयतन निकाल लेंगे और जितना आयतन होगा पानी की मात्रा उतनी ही होगी। यही पानी एक बेलनाकार बर्तन में आपको डालना है, सिलेंडर में डालना है। यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, ये बेलनाकार बर्तन है। ये पानी इसमें डालना है, ये पानी इसमें डालना है, यानी इसका जितना आयतन है उतना ही इसमें पानी आएगा। वो हमने मान लिया V, ये पूरा का पूरा V पानी इसमें आना है, यानी कि इसका इस पूरे बर्तन का आयतन आपको V पहले से, इसमें पूरा का पूरा V पानी इसमें भरना है। और इस बर्तन की जो त्रिज्या है वो 10 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए
पानी, ये जो V आयतन का पानी है, इसमें जब भरा जाएगा तो कितनी ऊंचाई तक इसमें पानी ये भर जाएगा। ठीक, तो आइए देखिए कैसे लगाएं। इसमें हम क्या करेंगे, R और H से इसका आयतन हमने निकाला। जब इसका आयतन हमको मिल गया तो हमको पता चल गया कि टोटल कितना पानी इसके अंदर है। जितना आयतन है उतना ही पानी है, और जितना पानी है वही सारा पानी है, सारा का सारा पानी हमको इसमें ले जाना है। इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। पानी, जब ये V आयतन का पानी इसमें डालेंगे तो आपको बताना है कि इसमें कितनी ऊंचाई तक ये पानी भरेगा। तो हम मान लेंगे कि इसमें कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा, हम मान लेंगे कि इसमें H ऊंचाई तक पानी भरेगा। तो अगर H ऊंचाई तक पानी भरेगा तो H ऊंचाई तक ये जो सिलेंडर बनेगा आपका, H ऊंचाई तक भरे हुए पानी का आयतन जो होगा, H ऊंचाई तक इतना ही पानी तो भरेगा, तो H ऊंचाई तक जो सिलेंडर बनेगा उसका आयतन इस पानी के आयतन के बराबर होगा। मतलब ये वाला पानी जो है ये सिलेंडर के अंदर जाएगा तो सिलेंडर ही बनाएगा। सिलेंडर के पानी तो जिस बर्तन में जाएगा उसी बर्तन का शेप ले लेगा। तो V आयतन का पानी जब इस सिलेंडर में जाएगा तो अंदर H ऊंचाई का एक सिलेंडर ही बना लेगा पानी का। तो उस H ऊंचाई के पानी के सिलेंडर का आयतन जो होगा वही हम इस V के बराबर कर लेंगे, तो हमको ये हाइट मिल जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक कोण बना लीजिए। ये इसकी ऊंचाई h है और इसकी ये रेडियस जो है ये r। उसके बाद ये सिलेंडर बना लीजिए। इस सिलेंड्रिकल बर्तन में पानी आना है। इसमें ये पानी भरा हुआ है। ये पानी जब इसमें आएगा तो हम मान लेंगे यहाँ तक भर जाएगा। ये हाइट हम h मान लेंगे। इसकी रेडियस इसकी रेडियस आपको 10 दे रखी है। इसकी रेडियस आपको 5 और ऊंचाई 24 दे रखी है। ये 5 दे रखी है ऊंचाई और ये 24 दे रखी है। ठीक, अब आ जाइए अपने सवाल सॉल्यूशन पे। जो बात मैंने आपको समझाई थी वो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 रेडियस और 24 हाइट का एक
कोनिकल यानी कोनिकल जो है वो वेसल है, मतलब शंक्वाकार बर्तन है। इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें भरा हुआ पानी एक सिलेंड्रिकल वेसल में निकाला जाता है, पलट दिया जाता है। सिलेंड्रिकल वेसल में इस कोनिकल वेसल का यानी शंक्वाकार बर्तन का जो पानी है जब सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाएगा तो सिलेंड्रिकल वेसल में ये पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगा ये आपको निकालना है। तो कोनिकल वेसल जो है, जो शंक्वाकार बर्तन है, उसमें टोटल कितना पानी है पहले हम ये निकाल लें। त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी, उससे हमको कोनिकल वेसल का टोटल पानी पता चल जाएगा। टोटल जब पानी पता चल जाएगा तो वो होगा पानी का आयतन यानी कि V। ठीक है, ये V आयतन का पानी, ये इतना पूरा का पूरा पानी आपका इसमें आना है। और इसमें हमने मान लिया ये पानी जब आएगा तो H ऊंचाई तक जाएगा। H ऊंचाई तक जब जाएगा तो इस बेलन के अंदर इस H ऊंचाई तक भरे हुए पानी का आयतन अगर आप निकालें तो क्या होगा, H ऊंचाई के बेलन का आयतन आपको निकालना पड़ेगा। तो H ऊंचाई तक भरे हुए पानी का आयतन जब निकालेंगे तो पाई r² H होगा। और ये पानी वही है जो इसमें से आया है, और इसमें से जो पानी आया है उसका आयतन V है। तो यहाँ से जो आयतन निकालेंगे वो आयतन यहाँ वाले आयतन के बराबर है, क्योंकि यही पानी इसमें आया है। तो इस आयतन को V के बराबर कर देंगे, जो आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। लिखेंगे इसलिए बर्तन में भरे पानी का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² H। पाई r² का मतलब 5², H का मतलब 24। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लीजिए। 25 × 24 पाई, नहीं 3 से इसको काट दीजिए, जितना कैंसिल हो जाए वो कैंसिल कर दीजिए। तीन 8 24, 25 × 8 × पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये V आ गया। शंक्वाकार बर्तन के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो इतना आ गया, यानी V की वैल्यू आपको मिल गई 25 × 8 × पाई। उसके बाद देखिए बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, जो सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जब ये सारा पानी इसमें डाला जाएगा तो लिखेंगे माना नहीं, शंक्वाकार बर्तन का पानी बेलनाकार बर्तन में यदि
h ऊंचाई तक भरता हो तो इस बर्तन से पानी जब इसमें डाला गया तो वो पानी अगर h ऊंचाई तक भरता हो तो हम क्या लिखेंगे? तो h ऊंचाई के बेलन का आयतन बराबर v कौन सा? समीकरण 1 वाला। मतलब तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? h ऊंचाई से जो बेलनाकार पानी ये बनेगा, ये आयतन इस आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यही पानी यहाँ आया है तो ये पानी सेम है। जितना वो पानी था वही सारा का सारा पानी उठ के यहाँ पर आ गया है, तो मात्रा दोनों की सेम है। तो वही h ऊंचाई के बेलन का आयतन बराबर इसका आयतन जो v निकला है। h ऊंचाई के बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, और v कितना है आपका दिया है? 25 गुणे 8 गुणे पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r की वैल्यू आपको दे रखी है 10 स्क्वायर इंटू h बराबर 25 गुणे 8। h बराबर हो जाएगा 25 गुणे 8 बटे 100। 25 से 4 बार चला जाएगा और 4 से 2 बार चला जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर वो सारा का सारा पानी बेलन में डाला जाए तो बेलन में 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरेगा बेलनाकार बर्तन में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सा सवाल था, इसको भी नोट कर लीजिए। सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसा कुछ सवालों में है नहीं, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सवालों में कोई समस्या आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा। लिखते रहिए, नोट करिए इस सवाल को भी। और इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन देख लिया जाए क्या? देखते हैं कितना बड़ा है। नहीं, इसमें व्यास का कुआं खोदा जाता है, खोदने के लिए मिट्टी को समान रूप से फैलाया है। आसान, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। क्लास बड़ी हो जाएगी। 42 मिनट की हो चुकी है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकते हैं और बाकी के सवाल अगली क्लास में किए जाएंगे। ये अब अगर सवाल बढ़ाएंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस रखे जाते हैं। बाकी अभी तो बहुत सारी क्लासेस होनी, अभी सवालों की तो ये पहली ही क्लास हुई है, अभी बहुत सारी क्लासेस होंगी, इसमें बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं। तो चलिए हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को बस यहीं पर रोका जाता है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। पढ़ते रहिए और साथ में बने रहिए।